अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिल समाती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 72। गाड़ी आई, कोई रश नहीं था। उस ज़माने में गाड़ियों में रश होता ही नहीं था। हम जिस डब्बे में बैठे उसमें 10-12 मुसाफिर थे। मैंने डब्बे में बैठते ही हर एक मुसाफिर को गौर से देखा। वो सब देहाती थे। सिर्फ एक आदमी शहरी सा लगता था। हो सकता था कि वो किसी जागीरदार का बेटा हो। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। वो मेरे करीब ही बैठा हुआ था। चेहरे और लिबास से वो कुछ तालीम याफ्ता मालूम होता था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे और ज़्यादा गौर से देखना शुरू कर दिया। हम तो हर आदमी को शकी निगाहों से देखते थे। उस आदमी पर मुझे शक होने लगा। मैंने अब नज़रें उसके चेहरे पर जमा दी और उसका रद्द अमल ये था कि उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। फिर वह मुस्कुराया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उससे मुस्कुराकर पूछा। क्या आपने मुझे पहचान लिया? उसने मेरा सवाल का जवाब देने की बजाय मुझसे ही पूछा। आपके सवाल से ये ज़ाहिर होता है कि आप मुझे जानते हैं, मैंने कहा और पूछा, हम पहले कहाँ मिले थे? मेरा ख्याल है कि मुझे गलती लग रही है, उसने कहा। अगर आप वही हैं तो उस वक़्त आपकी दाढ़ी नहीं थी। क्या आपका नाम सिकंदर है? अगर आप सिकंदर साहब हैं तो आप CID के इंस्पेक्टर होंगे। मैं उस शख्स की ज़हानत और उसकी नज़र की गहराई पर हैरान हुआ और उसने मुझे ठीक पहचाना था। उससे मुझे ये परेशानी भी होने लगी कि दाढ़ी मेरे चेहरे को छुपाने में नाकाम रही थी। मैंने उस शख्स को टालना था और उसका तरीका ये इख्तियार किया कि मैंने कहका लगाया और उसके कंधे पर हाथ मारा। आपने मुझे उस महकमे का अफसर बना दिया जिससे मुझे सख्त नफरत है, मैंने कहा। मैं देवबंद में मजहबी तालीम हासिल कर रहा हूँ। ये शायद मजहब की करामत है कि मैं मौत के मुंह से निकल कर आ रहा हूँ। क्यों? उसने पूछा। क्या हो गया था? कश्ती से दरिया पार कर रहे थे, सैलाब आ गया, मैंने जवाब दिया। कश्ती बहुत दूर जाकर किनारे लगी। ये देखें मेरे कपड़ों का हाल। आपका नाम? उसने अपना नाम बताया जिससे पता चला कि वो हिंदू है। मैंने उससे पूछा कि जिस सिकंदर की उसे गलत फहमी हुई है वो उसे किस तरह जानता है। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, उसने कहा। वो शैतान किस्म का आदमी है। मैं तो उसे हिंदुस्तान का गद्दार कहूँगा। उसने जब तफसील सुनाई कि सिकंदर ने क्या गद्दारी की थी तो ये वो केस निकला जो मैंने पकड़ा था। ये दहशत गर्दों का गिरोह था। उस गिरोह के आदमियों को पकड़ने में मेरे दोस्त सुल्तान अहमद ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। मैं ये सारा केस आपको सुना चुका हूँ। ये शख्स उसी गिरोह के साथ कुछ ताल्लुक़ रखता था लेकिन अदमी सबूत की बिना पर बरी हो गया। मुझे तो उसकी सूरत याद ही नहीं रही थी। क्या मेरी शक्ल सूरत उस सिकंदर से मिलती है? बहुत मिलती है, उसने जवाब दिया। आपकी पेशानी, आंखें, होंठ और दांत बिल्कुल उस सिकंदर जैसे हैं। फ़र्क तो सिर्फ दाढ़ी का है। या अब मैंने बहुत बड़ा फ़र्क देखा है कि आप मजहब के तालिबे इल्म हैं और वो सिकंदर अंग्रेज़ों का ज़र खरीद गुलाम था। लानत भेजो उस सिकंदर पर, मैंने कहा। मैं तो दिन रात सोचता रहता हूँ कि हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से किस तरह आज़ाद कराया जाए। क्या आप भी अपनी खुफिया सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं? उस सवाल के जवाब में वो मुस्कुराया और चुप रहा। दहशतगर्द अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया करते हैं। उसकी मुस्कुराहट से समझ गया कि वो अभी तक किसी दहशतगर्द गिरोह के साथ है। मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं तो आप नाराज़ ना होना, उसने कहा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदू और मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाएं तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाला जा सकता है। मैं हर हिंदुस्तानी से यही बात कहता फिरता हूँ। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में तो इत्तेहाद है ही नहीं। मुसलमानों में आपस में भी इत्तफाक और इत्तेहाद नहीं। अब बुरा ना जाने तो कहूँ, मुसलमानों से बहुत से फ़िरके बना रखे हैं और ये फ़िरके एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते रहते हैं। शिया सुन्नी फसाद तो हर साल होते हैं।
दोनों तरफों के कई कई आदमी जख्मी होते हैं और एक दो आदमी मारे भी जाते हैं। आप मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए मुझे शक है कि आप भी हिंदुओं के खिलाफ हो जाएंगे। उसने बड़े पते की बात कही थी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसके साथ मुझे बहुत सी बातें करनी थी। मैं खुद दहशतगर्द बनने का इरादा किए हुए था। मेरे दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैंने अपने उस हमसफ़र से पूछा कि मैं अगर किसी ऐसे गिरोह में शामिल होना चाहूँ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़मीन दोज़ जंग लड़ रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए। आसान नहीं, उसने कहा। क्या आसान नहीं? किसी खुफिया गिरोह में शामिल होना, उसने जवाब दिया। यूं समझ लें कि अंगारों पर चलकर आप किसी गिरोह में दाखिल हो सकते हैं। आप मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं, उसने जवाब दिया। आप किसी गिरोह में शामिल होने से पहले ही पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना भी एहसास नहीं कि जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो CID का आदमी हो सकता है, उसने कहा। वो पुलिस का मुखबर भी हो सकता है। उस मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिसने गुलाम अपनी रूहों में गुलामी उतार ली हो। वो किसी अंग्रेज अफसर की खुशनुदी की खातर अपने भाइयों का गला घोंटने को भी ज़रूरी समझते हैं। गाड़ी चलती रही, स्टेशनों पर रुकती रही, मुसाफिर उतरते रहे, सवार होते रहे और हम जंक्शन स्टेशन तक पहुंच गए। ये पैसेंजर ट्रेन थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलती और हर स्टेशन पर रुकती थी। हम उतरे। मेरा हमसफ़र भी वहीं उतरा और मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। पूछने के बावजूद उसने अपना अता पता ना बताया। रात हो चुकी थी। ये ज़रा बड़ा स्टेशन था। हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। स्टेशन से ज़रा बेहतर खाना मिल गया। वहाँ से गाड़ी मेन लाइन से भी मिलाती थी और एक ब्रांच लाइन को भी वहाँ से निकलती थी। हमने ब्रांच लाइन की तरफ निकल जाना मुनासिब समझा। आधी रात के बाद एक गाड़ी आई और हम उस पर सवार हो गए। हम 3rd क्लास में सफ़र कर रहे थे। इंजन ने विसल दी और गाड़ी चल पड़ी। हम छोटे कंपार्टमेंट में बैठे थे। गाड़ी चली तो एक बावर्दी हेड कांस्टेबल दरवाजे में से नमूदार हुआ। उसके पीछे 2 बावर्दी कांस्टेबल चलती गाड़ी में सवार हुए। हम तीनों साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी रगों में खून जम गया। इसके सिवा और क्या हो सकता था कि किसी ने हमारी मुखबरी कर दी और वो मुखबर वही हिंदू हो सकता था जो पिछली रेलगाड़ी में मेरा हमसफ़र था। दूसरे दरवाजे से निकल जाएं, हमीदुल्लाह खान ने कहा। गाड़ी की रफ्तार अभी कम है। उन्हें हम पर शक ना हुआ तो भी शक हो जाएगा, मैंने कहा। देखो क्या होता है। उस डब्बे में सिर्फ 3 और मुसाफिर थे। तीनों ऊपर बर्थों पर चढ़कर सो गए। हेड कांस्टेबल और दोनों कांस्टेबल दरवाजे में खड़े गप्पे हाँक रहे थे। तीनों ने हमारी तरफ देखा था, फिर आपस में बातें करने लग गए। मैंने देखा कि उनके पास राइफलें नहीं थी और हेड कांस्टेबल के पास रिवाल्वर नहीं था। उनके पास हथकड़ी भी नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि पूरी गार्ड हमारी गिरफ्तारी के लिए आई हो? मुझे ख्याल आया कि वो गाड़ी के किसी और डब्बे में हो। ये तीनों हमें रोके रखने के लिए आए हों। गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई तो तीनों दरवाजे बंद करके हमारे सामने वाली सीट पर बैठ गए। हेड कांस्टेबल ने हम तीनों को देखा। वो तीनों मुसलमान थे। मौलाना, हेड कांस्टेबल ने मुझसे पूछा, कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? उसका अंदाज तमस्खुर वाला था। देवबंद जा रहा हूँ हवालदार साहब, मैंने जवाब दिया। कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? उसने पूछा और ख़ुद ही बोला, घर गए होंगे। नहीं हवालदार साहब, मैंने कहा, मैं उधर का रहने वाला नहीं, तबलीगी जमात के साथ आया था। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि देवबंद मदरसे वाले तबलीगी जमातें बाहर भेजा करते हैं या नहीं। उस पुलिस हवालदार को भी मालूम नहीं था। आपको तो ज़रूर मालूम होगा, मैंने कहा, कि ईसाइयों के पादरी देहात में ईसाइयत की तबलीग करते फिर रहे हैं। हम अपनी तबलीग करते हैं, इस्लाम की जड़ें मजबूत रहें। मैंने देखा कि पुलिस के तीनों आदमी मरूब से हो गए। आप शायद किसी ड्यूटी पर गए थे, मैंने पूछा, या ड्यूटी से आ रहे हैं? ड्यूटी पर हैं मौलाना। मैंने पुलिस की नौकरी की बातें शुरू कर दी और उस महकमे की बहुत तारीफ़ की। वो तीनों बातें करते रहे और बात का रुख ऐसा हो गया
کہ हेड कांस्टेबल ने वो बात सुना दी जिसके लिए हम बेताब थे। मौलाना हेड कांस्टेबल ने कहा, हमारी नौकरी है तो बड़े रोब वाली, जिधर जाते हैं लोग इज्जत करते हैं, पीठ पीछे ख्वाह गालियां ही देते हों, लेकिन कभी कभी पुलिस का रोब खाक में मिल जाता है। कल के अखबार नहीं देखे आपने? देहात में अखबार कहाँ आते हैं? मैंने कहा। उसने मेरे शहर का नाम लेकर कहा कि वहाँ का रहने वाला सिकंदर नामी एक आदमी, वो पुलिस की स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर था, आप CID समझ लें, और उसने अपने एक अंग्रेज DSP को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। अंग्रेज DSP? मैंने हैरान होकर कहा, ये तो उसने कमाल कर दिया है। कमाल जैसा कमाल जी, हेड कांस्टेबल ने मेरे करीब होकर आहिस्ता से कहा। कभी वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा, कहूंगा जा तू शेर है, जा जंगल में चला जा और शेर जैसी बादशाही कर। हाँ हवालदार साहब, मैंने कहा, शेर नहीं तो और क्या है? तो और क्या, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ और वो गिरफ्तार होगा भी नहीं, उसने कहा। कल अखबारों में उसकी गिरफ्तारी के इनाम का ऐलान हो गया है। 10,000 रुपया उसके सर की कीमत डाली है अंग्रेज ने। उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। मुझे हंसी आ गई। एक अंग्रेज DSP को कत्ल करके मेरी कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी, 10,000 रुपया। आज आप उसे 5 लाख रुपया कह सकते हैं। इतना ज्यादा इनाम मुकर्रर करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा। इतना इनाम बड़े नाम वाले और खतरनाक डाकुओं के लिए मुकर्रर होता है। ये शख्स तो सिर्फ एक अंग्रेज का कातिल है, असल बहादुरी तो उसने अब की है, हवालदार ने कहा। 3 से 4 दिन गुजरे, अभी शहर में पकड़ा गया था। वो भेस बदल कर आया था, पुलिस को मुखबरी हो गई। थानेदार ने छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। थानेदार ने तो 10,000 कमा लिया। नहीं मौलाना, हवालदार ने कहा, इनाम अब मुकर्रर हुआ है। ये इस तरह हुआ कि उसे एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों की गार्ड के साथ रेलगाड़ी पर भेजा गया। गौर करें मौलाना, उसे पुलिस के डब्बे में बिठाया गया और जिसकी खिड़कियों और दरवाज़ों पर लोहे की सलाखें लगी होती हैं। उस मुलजम के हाथ हथकड़ी में बंधे हुए थे। ये रात की गाड़ी थी। जनाब हुआ ये कि सुबह गाड़ी एक छावनी स्टेशन पर रुकी। हेड कांस्टेबल ने रेलवे पुलिस को इतला दी कि उस डब्बे में आई। एक सब इंस्पेक्टर दौड़ा गया, देखा कि जो हथकड़ी मुलजम को लगी हुई थी उसमें हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल बंधे हुए थे और हथकड़ी के दूसरे सिरे वाला कड़ा एक कांस्टेबल की बेल्ट में और मुलजम गायब। हथकड़ी की चाबी गायब थी। गाड़ी के दरवाजे जो अंदर से बंद थे खुले हुए थे। हेड कांस्टेबल रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कह रहा था कि उसके बचत की कोई तरकीब करे। पुलिस वाले पुलिस वालों की मदद किया करते हैं। हेड कांस्टेबल ये चाहता था कि सब इंस्पेक्टर उसके और कांस्टेबल के हाथों से हथकड़ी खोल दे। ये उनकी बेइज्जती का बायस था कि जो हथकड़ी मुलजम को लगी थी वो अब उनके हाथों को लगी हुई थी, मगर चाबी नहीं थी। सब इंस्पेक्टर कुछ बंदोबस्त कर देता, लेकिन अचानक एक अंग्रेज इंस्पेक्टर पुलिस आ गया और डब्बा खुला देखकर अंदर चला गया। अब हेड कांस्टेबल की मदद कौन करता? जनाब मौलाना, डब्बे में भुने हुए मुर्गी और बकरे का भुना हुआ गोश्त प्लेटों में पड़ा था, रोटियां थी, शराब की एक पूरी बोतल और एक में थोड़ी सी शराब रह गई थी। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने वहीं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों के बयान लिए और पूछा कि इतना महंगा खाना कहाँ से आया और शराब किधर से आ गई। जनाब वो तो ड्यूटी पर थे, हम लोग ड्यूटी पर दाल रोटी खाते हैं, ये लोग अंग्रेज जैसा खाना खा रहे थे। ये नहीं पता चला कि मुलजम फरार कैसे हुआ? मैंने पूछा। शराब ने धुत कर दिया होगा कम बख्तों को, हेड कांस्टेबल ने कहा। और क्या हो सकता है? मालूम नहीं उन्होंने क्या बयान दिए हैं। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने उनकी हथकड़ी नहीं खोली, उसी तरह उन्हें रेलवे पुलिस की हवालात में ले गए। दूसरे 2 कांस्टेबलों को भी गाड़ी में ही हथकड़ी लगाई गई थी। ये सब गए 3-4 साल के लिए जेल में। इतनी ज्यादा सजा? मैंने कहा। मुलजम मामूली नहीं था मौलाना, हेड कांस्टेबल ने कहा। उसने अंग्रेज DSP को कत्ल किया है और सुना है कि उसने कुछ वारदातें और भी की हैं।
पकड़ा गया तो अंग्रेज अफसर उसे गोली मार देंगे। मैंने कहा वो नहीं पकड़ा जाएगा। उसने कहा उसके मुतल्लक मशहूर है कि उसके हाथ में कोई जादू है, या उसके कब्जे में कोई जिन है, या उसका पीर कामल है जिसने उसे ऐसा तावीज़ दिया हुआ है कि वो लोहे पर नज़र जमा दे तो लोहा कट जाता है या टेढ़ा हो जाता है। कहते हैं कि वो इतना खूबसूरत है कि अंग्रेज अफसरों की मीमें उस पर आशिक हो गई थीं, और वो अगर पकड़ा गया तो जेल की दीवार तोड़ कर निकल जाएगा। पुलिस और फौज के सिपाही या हवालदार के पास या किसी देहाती के पास बैठ जाएं तो वो आपको ऐसी ऐसी गप सुनाएगा कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये लोग उस जमाने में भी ऐसे ही करते थे, और आज भी उनकी वही आदत है कि ज़रा की बात को निहायत दिलचस्प और सनसीखेज अफसाना बना लेते हैं। मेरे मुतल्लक ये हेड कांस्टेबल मुझे ऐसी बातें सुना रहा था कि मैं अपने आप को जिन्न भूत समझने लगा। उसे चूंकि मालूम नहीं था कि मैं रेलगाड़ी से किस तरह फरार हुआ था, इसलिए वो सुनी सुनाई बात में अपने रंग भर रहा था। क्या उसकी तस्वीर आपके थाने में आई है? मैंने पूछा। तस्वीर अभी नहीं आई, उसने जवाब दिया। हुलिया आया है। सर्विस में उसकी दाढ़ी नहीं थी, अब लंबी दाढ़ी बताई गई है। सरकारी कागजात में उसके शिनाख्ती निशान जो लिखे हुए हैं वो 2 तिल हैं, एक ठोड़ी से ज़रा नीचे और एक पीठ के दरमियान में, और ज़ख्म का एक पुराना निशान बाएं कोले पर है। और दोनों कांस्टेबल भी कुछ ना कुछ कह रहे थे। वो तीनों 2 स्टेशन गुजार कर उतर गए और गाड़ी चल पड़ी। अगले रोज के 11 बजे का वक्त होगा जब गाड़ी का आखिरी स्टेशन आ गया। वहां से गाड़ी मेन लाइन तक जाती थी, लेकिन हमने उधर जाना खतरे से खाली ना समझा। हेड कांस्टेबल की बातों ने हमें चौकन्ना कर दिया था। मेरी गिरफ्तारी का इनाम मुकर्रर हो जाने से हमारे लिए खतरा बढ़ गया था। हमने देहात की तरफ निकल जाने का फैसला कर लिया। मेरी मानो दोस्तों, अल्ताफ ने कहा, ऐसे ही दूर दूर वीरानों में चलते चलो। मेरा ख्याल है कि हमने आधा सफ़र तय कर लिया है। जितने दिन लगते हैं लग जाएं, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करो। पीछे की भी परेशानी है ताकि ताफ़े, हमीदुल्लाह खान ने कहा। शहनाद और ख्वाजा साहब हमारे इंतज़ार में मिनट गिन रहे होंगे। मुखबरी हो गई तो वह दोनों पकड़े जाएंगे। शहनाज की ज़रा सोचो, खूबसूरत औरत है, कहीं अपने ही यार को धोखा ना दे जाएं। हम सीधे तो नहीं पहुंच सकते नवाबजादे, अल्ताफ ने कहा। पहली गलती सिकंदर ने की कि अपने शहर चला गया, और दूसरी गलती तुमने की कि उसके पीछे आ गए। अपनी गलतियों की कुछ सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। ये एक बड़े गांव का स्टेशन था। हम वहां से निकल गए और एक पिगडंडी पर चल पड़े। सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा, तुमने CID और स्पेशल ब्रांच की खास ट्रेनिंग ली थी, कुछ अपने कमाल दिखाओ। कैसा कमाल? तुम्हारी दाढ़ी है, उसने कहा। तुम्हारे चेहरे पर जवानी का नूर है। तुम्हारी आवाज़ असर वाली है। ढोंग रचा सकते हो, नाटक खेल सकते हो, पीर बन जाओ, मुबल्लग बन जाओ। ये देहाती लोग हैं, अनपढ़ और गंवार हैं, पीरों फकीरों को मानते हैं। हम दोनों तुम्हारे चेले बन जाते हैं, लोगों को तुम्हारी करामात सुनाएंगे। बाकी करतब दिखाना तुम्हारा काम है। फ़ायदा क्या होगा? मैंने पूछा। फ़ायदा ये होगा कि जिस गांव में जाएंगे मुसलमान सर आंखों पर बिठाएंगे, हमीदुल्लाह खान ने कहा। 2-3 रोज़ एक गांव में हलवे और मुर्ग खाएंगे और फिर उस गांव वाले से कहेंगे कि अगले गांव पहुंचा दो। वो घोड़े, टट्टू या बैलगाड़ी पर अगले गांव पहुंचा देंगे। चलो, मैंने कहा, बन गए पीर। हम पिगडंडी पर जा रहे थे। सामने से एक कमैया आ रहा था, यक्का आ रहा था, खाली था। उसे हमीदुल्लाह ने रोका और पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वो रेलवे स्टेशन वाले गांव जा रहा था। स्टेशन होने की वजह से वहाँ से उसे सवारियाँ मिल जाती थी। शाह साहब को अगले गांव पहुँचाना है, हमीदुल्लाह खान ने उसे कहा। पहुँचे वाले हुए मुर्शिद हैं, पैसे देंगे, दुआ भी देंगे। मौज में आ गए तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यक्का बान ने यक्के से कूद कर उतरते हुए कहा। हमें तो दुआ चाहिए हजूर। उसने आगे करके मेरे घुटने छुए और हाथ मिलाया। कहने लगा, आइए हजूर, यक्का हाजिर है। हम यक्के में बैठ गए। यहीं पहला मसला ये पैदा हो गया
कि यक्का बार मुझे अगली सीट पर बिठाना चाहता था, क्योंकि पीछे बिठाकर वो कहता था कि उसकी पीठ मेरी तरफ हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं आगे बैठा। यक्का बार ने एक ही बार 3-4 सवाल कर डाले। वो मालूम करना चाहता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ का इरादा है, वगैरह वगैरह। मैं उसी तरह खामोश रहा जैसे मैं मराकबे में हूँ। हमीदुल्लाह खान और अल्ताफ़ उसे जवाब देते रहे। हम बहुत गरीब हैं हजूर, यक्का बार ने भिखारियों के लहजे में कहा। सुबह से शाम तक अपना खून जलाते हैं और इस जानवर का भी खून खुश्क करते रहते हैं। मैंने हाथ ज़रा ऊपर उठाया और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आया। मैंने यक्का बार के चेहरे पर बदलता हुआ जो तासुर देखा, उससे मैं जान गया कि मेरा ढोंग कामयाब है। हम तो बंदे बंदे के मोहताज हैं जनाब शाह साहब, यक्का बार ने कहा। गुस्ताखी माफ हजूर, मज़े में वो रहते हैं जो अंग्रेज़ों की हथकड़ियाँ और लोहे की सलाखें भी तोड़ कर निकल जाते हैं। रात को नंबरदार ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि एक आदमी पुलिस की हिरासत से चलती गाड़ी से फरार हो गया है। उसने किसी अंग्रेज अफसर को कत्ल किया था। नंबरदारों को कल थाने बुलाया गया था। उन्हें हुक्म दिया गया कि इलाके के बच्चे बच्चे को इतला कर दो कि कोई मशकूक आदमी कहीं घूमता फिरता नजर आए और जो उस इलाके का रहने वाला ना लगे, उसे घेर लो या बिठाकर बातों में लगा लो और नंबरदार को इतला करो। ये भी बताया गया है कि उसे गिरफ्तार करने वाले को 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। ये शक भी जाहिर किया गया है कि वो अकेला नहीं होगा। क्या उसका हुलिया बताया गया? हमीदुल्लाह ने पूछा। हाँ जनाब, उसने जवाब दिया। मैं तो सिर्फ ये याद रखा कि उसकी दाढ़ी है और वो गोरे रंग का खूबसूरत जवान है। मुझे हुलिया याद रखने की क्या पड़ी है जनाब, पकड़ेंगे हम और इनाम नंबरदार ले जाएगा। गौर फरमाइए जनाब, जिसने अंग्रेज अफसर को कत्ल कर दिया है और वो हथकड़ियाँ तोड़कर चलती गाड़ी से भाग गया है, वो कोई मामूली डाकू नहीं होगा। उसे जो पकड़वाएगा उसका सारा खानदान कत्ल हो जाएगा। मैं बदस्तूर मराकबे की एक्टिंग करता रहा और सोचता रहा कि हम तो सीधे खतरे में जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि पीरी फिकीरी का बहरूप हमें बचा लेगा। उन खतरों के साथ साथ ही मुझे इस किस्म के ख्याल भी आने लगे कि इस मुल्क की मखलूक कितनी मजबूर और बेबस है। कसम परसी की ये हालत मुसलमानों में ही पाई जाती थी। कारोबार हिंदुओं के हाथों में था। वो एक दूसरे की मदद करते और आपस में ताआवुन भी रखते थे। मैंने शायद ही कभी कोई हिंदू भिखारी देखा हो। भिखारी थे तो मुसलमान, 2 वक्त की रोटी की खातर मुशक्कत करने वाले थे तो मुसलमान, जी हजूरी करने वाले थे तो मुसलमान। और सबसे बड़ी जिल्लत तो ये थी कि मुसलमानों पर पीरों ने और मस्जिदों में मौलवियों ने ऐसा आसेब तारी कर रखा था कि ये बेचारे ये अकीदा लिए बैठे थे कि उनके हर मसले का, हर मुश्किल और हर मुसीबत का हल पीरों और मुल्लाओं के कदमों में सर रखने में है। इन मुफलस देहातियों में सलाहियतों की कमी नहीं थी, लेकिन मुझ जैसे पीरों ने उनकी सलाहियतों को फूंके मार मार कर और तावीज़ दे देकर सुला दिया था। पढ़े लिखे लोग उसे पसमानदगी कहते थे हैं, लेकिन मैं उसे मजबूरी और कसम परसी कहा करता हूँ। उस यक्का बान को सिर्फ इतना इशारा दिया कि यह पीर है, तो उसने यक्का हाजिर कर दिया और अपनी मुफलसी और गुलामी का जिक्र सबसे पहले किया। देहाती इलाके में हर कोई अकीदे के लिहाज से उसी यक्का बान जैसा होता था और अब भी है। हम तीनों का फ़ायदा इसी में था और वो जो ख़ानदानी गद्दी नशीन बने फिरते हैं उनका फ़ायदा भी इसी में होता है। यक्का गांव में दाखिल हुआ। ये बहुत बड़ा गांव नहीं था और इतना छोटा भी नहीं था। मेरे साथियों ने रास्ते में यक्का बान से मालूम कर लिया था कि इस गांव में हिंदुओं के 2-3 घर हैं, बाकी सब मुसलमानों की आबादी थी। गांव में दाखिल होते ही हमीदुल्लाह ने यक्का बान से कहा कि शाह साहब मस्जिद में बैठना पसंद फरमाएंगे। गांव के लोगों ने हमें देखा तो इकट्ठे हो गए। उन्हें भी मालूम नहीं था कि हम कौन हैं। यक्का बान ने उन्हें डांटा और बताया कि पीर साहब तशरीफ लाए हैं, रास्ते से हट जाओ। एक मुअज़्ज़ज़ सूरत आदमी आगे बढ़ा। यक्का बान ने बताया कि यह गांव का नंबरदार है। यक्का बान ने यक्के से उतरकर नंबरदार के कान में कुछ कहा।
पहले मैं यक्के से उतरा, फिर हमीदुल्ला और अल्ताफ उतरे। नंबरदार आगे बढ़ा, मेरे पाँव छुए, फिर घुटने छुए और फिर उसी तरह झुके झुके मेरे साथ हाथ मिलाया। मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरा। मैं अशहादुल्लाह का विर्द कर रहा था। सरकार मस्जिद में बैठना पसंद फरमाएंगे। हमीदुल्लाह खान ने ताज़ीम से कहा। गरीब खाना हाजिर है, नंबरदार ने कहा।